हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में लाइंस और एंगल्स के बीच के रिलेशंस को समझाया जाएगा। अर्लियर क्लासेस में भी हमने लाइन और एंगल के वेरियस रिलेशन के बारे में पढ़ा है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा है। इस चैप्टर में इस बार हम कोई भी दो लाइन जब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो किस किस तरीके के एंगल फॉर्म होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी एक लाइन जब दो पैरेलल लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो वेरियस टाइप के एंगल्स बनेंगे। उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस होगा, उन एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। लाइंस और एंगल्स हम अपने आसपास अपने डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, बुक की जो सरफेस है वो एक सरफेस दूसरी सरफेस को सेपरेट करेगी एक एज के माध्यम से, और वो एज एक लाइन की फॉर्म में ही होगी। इसके अलावा जैसे ये मार्कर ही है, तो मार्कर में भी हम अगर इसको सामने से देखेंगे तो ये एक सरफेस जो सेपरेट कर रही है स्पेस के साथ एक लाइन की तरह से इसकी एजेस वर्क कर रही है। साइंस में भी अगर हम देखें तो वहाँ टॉपिक आता है लाइट्स का। लाइट में हमको बताया जाता है कि जब भी कोई एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक खास एंगल बनाती है, अपना पाथ वो छोड़कर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, तो एक खास एंगल से वो डाइवर्ट होती है। इसी तरह से जब वो दूसरे मीडियम से पुनः पहले मीडियम में एंटर करती है तो वापस से वो अपने उसी पाथ को फॉलो करती है। दैट मीन्स ये लाइंस और एंगल्स के रिलेशन हम अपने आसपास की लाइफ में बहुत हमको देखने को मिलता है। कोई भी आर्किटेक्चर है, जब वो किसी भी नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है तो सेवरल टाइप्स की लाइन वो ड्रॉ करते हैं। जब उसका मैप बनाया जाता है बिल्डिंग का तो सेवरल टाइप्स की लाइन बनाई जाती है। उनमें से कुछ लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कुछ लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो ना एक दूसरे के पैरेलल होंगी और ना ही परपेंडिकुलर होंगी, दैट मीन्स ऑब्लिक लाइंस। तो उन लाइनों के बीच में जो एंगल्स हैं उनके बारे में भी स्टडी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये टॉपिक। इससे हमारी समझ विकसित होगी, जब भी कोई दो लाइन मिलेंगी तो किस तरह से एंगल फॉर्म होंगे, उनके बीच में किस तरह के प्रॉपर्टीज होंगी। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। पिछले चैप्टर्स में यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने दो टर्म के बारे में डिस्कस किया, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सिम्स वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको विदाउट प्रूफ हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उनके लिए कोई प्रूफ नहीं है और उसको हमने विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया और उसको अप्लाई किया एंटायर मैथमेटिक्स पर। जैसे इक्वल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल वन अनदर। मान लो कोई थिंग है, कोई चीज़ है, कोई गुड्स है ए, ये ए इक्वल है किसी गुड्स बी के। ऑल्सो ए ये बी, ये ऑब्जेक्ट ए सी के भी इक्वल है। तो दो ए और बी इक्वल है, ए और सी आपस में इक्वल है, तो ये बी और सी भी, इसका एम्प्लाइज ही होगा बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल वन अनदर। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जो एंटायर मैथमेटिक्स पर अप्लाई होती हैं और जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी प्रूफ, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे एक्सिम्स। यूक्लिड ने इन सभी एक्सिम्स 23 एक्सिम्स का जिक्र अपनी बुक एलिमेंट्स में किया है। साथ ही कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम स्पेशली ज्योमेट्री में अप्लाई करते हैं, उन यूनिवर्सल ट्रुथ को विदाउट प्रूफ हमने एक्सेप्ट कर लिया, उनको नाम दिया गया पोस्टुलेट्स। इन पोस्टुलेट्स में ही कई डेफिनेशंस, कई टर्म्स को डिफाइन किया गया है। जैसे हम बात करें लाइन के बारे में, तो लाइन बेसिकली, लाइन इज अ लेंथ विच हैव नो ब्रेथ।
लाइन एक ऐसी इन्फिनेटिव लेंथ है जिसकी ब्रेथ नहीं होती। व्यवहारिक रूप में देखें, प्रैक्टिकल में फॉर्म में देखें तो हमने एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखा जाए तो इस लाइन की कोई ना कोई विड्थ तो होगी, लेकिन वो विड्थ इसकी लेंथ के करस्पॉन्ड में अगर हम देखें, उसके कंपैरिजन में देखें तो बिल्कुल नेगोशिएबल है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। दैट मीन्स लाइन इज अ लेंथ, इन्फिनिटिव लेंथ विच हैव नो ब्रेथ, इट हैज नो एंड पॉइंट, नॉट एनी बिगिनिंग पॉइंट, नॉट एनी एंडिंग पॉइंट। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन से आगे लाइन के ही किसी एक पार्ट को, अब चूंकि ये इन्फिनिटी लेंथ की है तो इसके लिए तो मेरा बोर्ड भी छोटा रह जाएगा, आपकी कॉपी भी छोटी रह जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी लेंथ को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों तरफ इसमें एरो मार्क करते हैं, क्योंकि ये एंड नहीं हुई है। इन एरोज का मीनिंग होता है ये इस डायरेक्शन में आगे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इसी तरह से इस एरो का मीनिंग होगा ये पीछे इन्फिनिटी से आ रही है। तो इसको तो प्रैक्टिकली कॉपी पर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उस पार्ट को हम नाम देते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ये कोई लाइन थी जिसका नाम मैंने ले लिया L, इस लाइन का कोई पार्ट मैंने ले लिया से A एंड B, जो कि इसी लाइन पर है कहीं। तो इस पार्ट AB को, जो कि लाइन सेगमेंट है, इस लाइन में से हमने कट करके इसको मान लिया। अब कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसके दो एंड पॉइंट होंगे, एक उसका ये इनिशियल पॉइंट है जहां से वो लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, दूसरा ये इसका एंडिंग पॉइंट है जहां पर ये लाइन सेगमेंट खत्म हुआ है। तो इसको सेपरेट करके हम कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये किसी लाइन का एक पार्ट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो समराइज ये करता है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट जो किसी भी एक गिवन लाइन का पार्ट होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। फर्दर इसी में अगर मैं इसके एक एंड पॉइंट को लूं, दूसरे एंड पॉइंट को डिलीट कर दूं, यानी कि दूसरा एंड पॉइंट मैं इन्फिनिटी तक की ओर मानूं, दैट मीन्स ये मैंने किसी लाइन का एक पार्ट ले लिया, इसमें ये इसका इनिशियल पॉइंट है A और इसका एंडिंग पॉइंट कहीं है नहीं, तो ऐसे लाइन के पार्ट को हम नाम देते हैं रे। इसका नाम हुआ रे। तो किसी भी रे में एक इनिशियल पॉइंट होगा एंड इट हैज नो एंडिंग पॉइंट। आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ रही होंगी। तो अगर हम तीनों में डिफरेंसेस देखें तो किसी भी लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट होगा ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा। इन्फिनिटी की तरफ लाइन जाएगी, इन्फिनिटी से आएगी, इन्फिनिटिव लेंथ की लाइन होगी। किसी भी लाइन के किसी एक पार्ट को जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट दूसरा एंडिंग पॉइंट, उसको हम नाम देते हैं लाइन सेगमेंट। इसी तरह से रे की अगर हम बात करें तो रे में एक इनिशियल पॉइंट होगा, कोई इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। लाइन के इस पार्ट को हम नाम देते हैं रे। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए अब कुछ बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स का बेसिक समझने के लिए हम देखें कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक रे है, इसको मैंने नाम दिया OA, और एक कोई दूसरी रे थी, ये कहीं जा रही थी, इसको मैंने नाम दे दिया PQ रे। ये अलग एक रे थी, ये अलग एक रे है। अगर इस PQ रे के पैरेलल एक रे मैं इस तरह से ड्रॉ करूं जिसका पॉइंट P पॉइंट O के साथ कंसाइड करे और वो रे कुछ इस तरह से फॉर्म हो, ये पॉइंट P ही पॉइंट O के साथ कंसाइड कर रहा है और Q पॉइंट मेरा यहां कहीं है, तो ये दोनों रे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके यहां एक एंगल मेक करेंगे। इस एंगल को मैंने कुछ नाम दे दिया, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया स्मॉल a। ये P पॉइंट मेरे O पॉइंट के साथ कंसाइड कर रहा है। तो यहां ये जो एंगल बिल्ड हुआ है, ये जो एंगल मेक हुआ है, इस एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। पहला यूनिट डिग्री मेजरमेंट, जिसमें आमतौर पर अब तक हम मेजर करते आए हैं। दूसरा मेजरमेंट रेडियन होता है, जो हायर क्लासेस में आप
एंगल का मेजरमेंट रेडियन में करेंगे। बेसिकली जो सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फैन हो गया, वॉशिंग मशीन की मोटर हो गई, एक्सेट्रा, जो स्पिन करते हैं, जो घूमते हैं, उनके एंगल का मेजरमेंट हम नॉर्मली रेडियन मेजर में करते हैं। इसके अलावा तीसरा मेजरमेंट होता है जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं। नॉर्मली ग्रेडियंट मेजरमेंट साउथ एशियन कंट्रीज में एंगल को मेजर करने के लिए कम यूज़ किया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम डिग्री मेजर में ही सारी बात करेंगे। तो ये जो एंगल ए है, अगर ये एंगल ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है, ओ ए रे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जैसे ये हमारी कोई क्लॉक है, यहाँ पर नंबर 12 है, यहाँ 6 है, तो क्लॉक के जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो ये होता है, और इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज। इसके अगेंस्ट अगर कोई रोटेशन इस तरह से होता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि ये एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो उस एंगल का मेजरमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं। अभी जैसे ये एंगल बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में बन रहा है ये एंगल, तो ये पॉजिटिव एंगल मेजर होगा। अगर यही एंगल डाउनवर्ड नीचे की तरफ बने, लाइक मैं कोई दूसरी रे ले लूं कुछ इस तरह से, तो ये मैंने यहां कहीं को पॉइंट ले लिया आर, ये जो एंगल बना मैंने इसको कुछ दूसरा नाम दे दिया स्मॉल बी, तो ये जो एंगल स्मॉल बी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव एंगल में मेजर करेंगे इसको हम। तो इस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। अब इन एंगल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। जैसे कोई भी एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के इन बिटवीन हो, वो सभी एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के इन बिटवीन हो, उन सभी एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाएगा। वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेसर होते हैं, उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसके अलावा 180 डिग्री से ग्रेटर बट 360 डिग्री से लेसर जितने भी एंगल होंगे उनको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एग्जैक्टली 360 डिग्री के एंगल पर एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है तो वो कहलाता है 1 रेवोल्यूशन। तो यहां पर हमने एंगल्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट। इसके अलावा एंगल्स में दूसरे भी कुछ रिलेशंस होते हैं। 2 टाइप के हमको एंगल और मिलेंगे, देखेंगे उसके बारे में। आइए चलिए देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल के बारे में समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है, ऐसे कोई भी 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, तो ऐसे केस में first angle is said to be complementary angle of the second angle, as well as the second angle is complementary of the first angle. For example, we take 2 angles 60 degree and 30 degree. इन दोनों एंगल का सम 60 plus 30 we get 90. Here 60 degree angle is called the complementary angle of 30 degree, as well as 30 degree angle is called the complementary angle of 60 degree. तो if 2 angle A plus angle B equal 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल में A एंगल B एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, साथ ही एंगल B एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स में यदि किन्हीं भी 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो पहला एंगल दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा एंड दूसरा एंगल पहले का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो देखेंगे, वी टेक एन एग्जांपल 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन दोनों ही एंगल का सम 180 डिग्री है। 120 plus 60 we get 180 degree. Here 120 degree is called the supplement angle of 60 degree. साथ ही 60 डिग्री का एंगल 120 डिग्री का सप्लीमेंट कहलाएगा।
तो इफ टू एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B become 180 degree, then angle A is called the supplementary angle of angle B, as well as angle B is called the supplementary angle of angle A. आई थिंक बात समझ में आई होगी। बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की, और एडजेसेंट एंगल को समझने से पहले हम एंगल्स के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे ये कोई एंगल है, ये कोई OA रे है, ये OB रे है, ये कोई एंगल बना, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया A। एक रे OA है, दूसरी रे OB है, पॉइंट O पर एक इन दोनों रे का इनिशियल पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट होती हैं, तो ये एक एंगल फॉर्म हुआ जिसको नाम दिया एंगल A। तो पॉइंट O इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। इस एंगल का वर्टेक्स पॉइंट O कहलाएगा। इस एंगल का जब हम नेमिंग रखेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं इस एंगल को नेमिंग करने के लिए। जो वर्टेक्स होता है एंगल का, नाम लिखते समय वो वर्टेक्स बीच में लिखा जाता है। इस एंगल को फॉर्म करने के लिए हम A से O आएंगे, O से B जाएंगे, तो एंगल का नेमिंग हो जाएगा एंगल AOB। इस तरह से एंगल का नाम लिखा जाता है, एंगल AOB, अथवा एंगल BOA। दैट मीन्स दोनों ही केसेस में, या तो हम नाम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही केसेस में हमको ध्यान रखना होगा कि जो वर्टेक्स है एंगल का उसको बीच में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल के नाम लिखते हैं। इस एंगल में जो रे OA है वो इस एंगल का आर्म कहलाएगा। OA इज कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। इसी तरह से OB, OA एंड OB, ये दोनों ही इस एंगल की आर्म कहलाएंगी। OA, OB आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। पॉइंट O जहां पर ये इन दोनों रे का बिगिनिंग पॉइंट है वो कहलाएगा इस एंगल का वर्टेक्स, और ये एंगल के नाम हो जाएंगे एंगल AOB और एंगल BOA। समझते हैं अब एडजेसेंट एंगल के बारे में। इसी में मैंने एक रे और ले लिया, इसको नाम दिया OC। दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहला सकते हैं यदि उनके पास एक कॉमन आर्म हो, यदि उनके पास एक कॉमन आर्म हो। अब यहां हम देख रहे हैं एक एंगल तो एंगल AOB है, दूसरा एंगल बन रहा है एंगल BOC। मैंने इस एंगल को कुछ नाम दे दिया एंगल B। तो एंगल AOB की आर्म है OA एंड आर्म है OB। इसी तरह से एंगल BOC, ये जो एंगल B है इसकी दो आर्म है OB एंड OC। अब ये जो OB आर्म है ये दोनों ही एंगल में आर्म का काम कर रही है। एंगल AOB में भी ये OB आर्म है, एंगल BOC में भी ये OB आर्म है। तो इस आर्म को हम कहेंगे कॉमन आर्म, इस आर्म को हम कहेंगे कॉमन आर्म। इसके अलावा जो रिमेनिंग आर्म्स बची एंगल्स की वो कहलाएंगे नॉन कॉमन आर्म। ये आर्म OA नॉन कॉमन आर्म है, आर्म OC नॉन कॉमन आर्म है। तो एडजेसेंट एंगल उन एंगल्स को कहते हैं जिनमें एक कॉमन आर्म हो। इस एग्जाम्पल में आर्म OB कॉमन आर्म है, और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स होनी चाहिए, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स होनी चाहिए, एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए। तो OB आर्म के अपोजिट साइड में एक आर्म है OA और OA के अपोजिट में आर्म है OC। तो इस तरह से ये एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एडजेसेंट का मतलब ही पड़ोसी होता है। पड़ोसी मतलब दो बराबर वाले घर जिसका सेपरेशन किसी एक वॉल से हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल एक घर ये है और एक घर ये है। अब इन दोनों घर में ये वॉल कॉमन है, ये इस घर में भी क्या को भी पार्टीशन करेगी, इस घर का भी पार्टीशन करेगी। तो ये
यही सिचुएशन हमारे एंगल्स में आ रही है। ये OB आर्म एक सेपरेशन वॉल है जो इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है। तो ये दोनों एंगल AOB और एंगल BOC ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इसके अलावा देखेंगे एक एंगल ये AOC भी है, एंगल AOC, ये पूरा इंटायर एंगल, ये जो पूरा इंटायर एंगल होगा, ये पूरा इंटायर एंगल इस एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगा। हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC के। दो एडजेसेंट एंगल का सम उसके करस्पॉन्डिंगली जो लार्ज एंगल बना उसके इक्वल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई। इसी एग्जाम्पल में फर्दर थोड़ा सा आगे और देखेंगे। ये जो एंगल AOC है, ये एंगल और एंगल AOB जिसको मैंने स्मॉल a नाम दिया है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। ये पूरा एंगल AOC और एंगल AOB एडजेसेंट एंगल्स के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे समझेंगे। हालांकि एंगल AOC और एंगल AOB में एक कॉमन आर्म है OA, ये दोनों ही एंगल्स में अप्लाई हो रही है। AOC में भी है ये और AOB में भी ये आर्म है। कॉमन आर्म तो है, इतना तो ठीक है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स इस एग्जाम्पल में नहीं हो पाएगी, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म हुई एंगल AOC की OC और एंगल AOB की OB। ये दोनों ही आर्म इस कॉमन आर्म OA के एक ही तरफ है, OA के ऊपर की तरफ है, दोनों ही आर्म। तो ये एडजेसेंट एंगल की उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए एंगल AOC एंड एंगल AOB are not adjacent, ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी कि एडजेसेंट एंगल के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। चलते हैं आगे दूसरे पेज पर। आइए देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। अभी जैसा हमने देखा था एडजेसेंट एंगल, यहाँ इस डायग्राम में एडजेसेंट एंगल है एंगल CBD, हेयर इज, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल B, और एंगल ABD, हेयर इज, इसको नाम दे दिया एंगल A। एंगल A और एंगल B ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल की BD कॉमन आर्म होगी। इसके अलावा BC और AB नॉन कॉमन आर्म है जो इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में है। BD के लेफ्ट में आर्म AB है, BD के राइट में आर्म BC है। तो ये जो डायग्राम है ये एडजेसेंट एंगल के रिलेशन को दिखा रहा है। यदि दो एंगल एडजेसेंट इस तरह से हों कि उनकी नॉन कॉमन आर्म, इन दिस फिगर BA एंड BC मेक अ लाइन, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म एक लाइन को बिल्ड करें, एक लाइन को बनाएं, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे इसकी एग्जाम में बात करेंगे। यदि एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सम। लीनियर पेयर एक्सम में यह कहा जाता है कि यदि दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर मेक कर रहे हैं तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके वाइस वर्सा यानी कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है और उसको हम सेकंड एग्जाम में पढ़ेंगे। उसमें हमको यह बताया जाता है कि यदि लीनियर पेयर एग्जाम में एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ABC एक ही लाइन में होंगे, यानी कि ABC एक लाइन होगी। तो ये एग्जाम्स दोनों तरफ से काम करती है।
लीनियर पेयर एग्जाम्स कहती है कि यदि एडजेसेंट एंगल एक लाइन को बिल्ड करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये फर्स्ट एग्जाम होगी। इसका कन्वर्ट सेकंड एग्जाम है। यदि इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है BA एंड BC, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये दोनों ही एग्जाम एक दूसरे के कन्वर्स हैं और दोनों ही ट्रू होती हैं। तो आगे देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में दूसरे फ्रेम पर। आइए चले क्विक रिकॉल करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के रिगार्डिंग। वी हैव टू लाइंस, लाइन L एंड लाइन M। लाइन L पर मैंने कहीं कोई 2 पॉइंट AB ले लिए, लाइन M पर 2 पॉइंट CD ले लिए। यदि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, मैंने मान लिया कि ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वी हैव 4 डिफरेंट एंगल्स इन बिटवीन देम। यहाँ ये एंगल 1, इसको मैंने नाम दिया एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 3 का जो पेयर होगा, ये पेयर कहलाएगा एंगल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 4 का जो पेयर है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर कहलाएगा। तो हमारे पास 2 पेयर आए वर्टिकली अपोजिट एंगल के, कब? जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं। एंगल 1 एंगल 3 का वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल। आइए देखते हैं इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स। आइए चलिए देखते हैं थ्योरम 6.1। इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यदि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहां जो पेयर बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के, वो इक्वल होते हैं, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो देखेंगे फिगर में, ये 2 लाइन है AB एंड CD, एक दूसरे को पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो वी हैव 4 डिफरेंट एंगल्स, जिसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर एंगल 1 एंड एंगल 3 होगा, जो कि आपस में इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। दूसरा पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है, इसको भी हमें आपस में प्रूफ करना है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कोई एक सर्टेन फ्रेम होता है। तो थ्योरम के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। थ्योरम में जो चीजें हमको गिवन है, वो हम इस गिवन वाले सेक्शन में लिखेंगे। हमें गिवन है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन AB एंड CD आर intersecting line। intersect at O। ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूफ करना है कि पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 1 equal angle 3 and also angle 2 equal angle 4। तीसरा सेगमेंट देखेंगे प्रूफ का। इस सेगमेंट में हम अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन, हमको गिवन है CD एक स्ट्रेट लाइन है, और AB लाइन के पार्ट OA को मैं एक रे की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि OA वाले पार्ट में ये जो सेगमेंट है, ये पॉइंट O से स्टार्ट हुआ है। तो चूंकि इसका एक बिगिनिंग पॉइंट हो गया, तो ये हमारे लिए एक रे कहलाएगी। तो हम देखेंगे इस फिगर में CD लाइन पर एक रे OA है, जो 2 डिफरेंट एडजेसेंट एंगल बना रही है, एंगल 1 एंड एंगल 2। लीनियर पेयर एग्जाम ये कहती है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे अपने इसी बात को प्रूफ में, एज CD इज अ स्ट्रेट लाइन
CD हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड OA इज अ रे, OA इज अ रे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बिकम 180 डिग्री, और ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा हमको लीनियर पेयर एक्सम ने बताया, बाय लीनियर पेयर एक्सम। इसको हमने रिलेशन 1 कहा। फर्दर फिर देखेंगे AB भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस AB स्ट्रेट लाइन पर ये OD एक रे की तरह काम करेगी जो डिफरेंट दो एंगल बना रही है, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इस प्रकार के एडजेसेंट एंगल हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, इसलिए लीनियर पेयर एक्सम हमसे कहेगी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बिकम 180 डिग्री। ऑल्सो AB is a straight line, angle 2 plus angle 3 become 180 डिग्री। रीजन शो कर देंगे इसका बाय लीनियर पेयर एक्सम। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड का। ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों की राइट साइड में 180 डिग्री है जो कि आपस में इक्वल है। हमने एक एग्जाम्स ये भी समझी थी कि इक्वल्स आर इक्वल वन अनदर। जब दोनों के RHS इक्वल हैं तो बाय ऑब्वियस दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। इस बात को हम शो करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have angle 1 plus angle 2 is equals to angle 2 plus angle 3। अब यहां एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यदि मैं इस एंगल 2 को लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम एग्जांपल मानते हैं कि एंगल 2 का वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां पर हमने 30 डिग्री लिखा, यहां पर भी 30 डिग्री लिखा। ये 30 डिग्री जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना था। ठीक इसी तरह से जैसे हमने एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूफ किया है, ठीक इसी तरह से हम एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको पूरा इसको शो करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव दैट। यही हमको प्रूफ करना था इस थ्योरम में। तो ये थी थ्योरम जिसमें हमने प्रूफ किया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं।